बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वज़ीर आज़म मोदी को ट्वीट करते हुए उनसे ख्वाहिश की है कि खुद साख्ता गौ रक्षकों की जानिब से 2 मुस्लिम नौजवानों जुनैद और नसीर के अगवा, उनकी पिटाई और ज़िंदा जला देने के वाक़े पर ट्वीट करते हुए दुख का इजहार करें। सदर मजलिस ने मोदी की जानिब से तेलुगु अदाकार तारक रत्ना की मौत पर किए गए ट्वीट पर पीआईबी की जानिब से इस ट्वीट को जारी करने पर इसको टैग करते हुए ये बात कही। बॉलीवुड की अदाकार सोनू सूद ने शहर के किस्मत अरबिक मंदी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये रेस्टोरेंट कोंडापुर में वाक़ है। इस मौके पर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर अदाकार ने कहा कि हैदराबाद कई अक़साम की ग़िज़ाओं का मरकज़ रहा है। इस रेस्टोरेंट के ज़िम्मेदारों के मुताबिक सोनू सूद प्लेट 8 फीट लंबी है, जो इसके तमाम ब्रांचेस पर दस्तयाब है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला को बीआरएस के रुकन असम्बली शंकर नायक के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर गिरफ्तार कर लिया गया। रुकन असम्बली के हामियों और बीआरएस के कारकुनों ने उनकी महबूबाबाद में जारी यात्रा को रोक दिया, जिससे वहां पर कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस शर्मिला को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन ले गई। बीआरएस के कायदीन ने शर्मिला के खिलाफ पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद SC/ST इंसदाद मजालिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने उनकी यात्रा की इजाज़त भी मनसूख कर दी। पुलिस ने कहा कि शर्मिला को अमन व सलामती में खलल डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। इसी दौरान शर्मिला के इन रिमार्क्स पर बीआरएस के कारकुनों ने एहतजाज भी किया। మీరు తీసుకుంటే మీరు ఎంత మంచిగా తీసుకోమంటారు మేము అంతే మంచిగా దీపికకి ఇచ్చేయమని నోటీస్ మేడం దీపిక నువ్వు నోటీస్ ఉందా నేరం నువ్వు వెళ్ళి ఒక ఈమెయిల్ తీసుకుని కాన్స్టిట్యూషన్ నువ్వు వచ్చేరా ఆమె మన ఇద్దరు शहर की मुख्तलिफ मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानखाहों में शब मेराज के सिलसिले में अजीम शान और रूह परवर इज्तिमा देखे गए। लोग रात भर शब ख़्वानी, ज़िक्र अस्कार, कुरान ख़्वानी, दुरूद व सलाम, नमाज़ों की अदायगी और मजालिस में मसरूफ़ रहे। इस दौरान उलमा इकराम ने फ़लसफ़े मेराज आलम पर रोशनी डाली। मस्जिद अलमास सदर घाट में भी रूह परवर इज्तिमा हुआ, जिसमें मौलाना सैयद अबुल फ़तेह बंदगी बादशाह रुकन वक्फ बोर्ड ने भी शिरकत की। मौलाना बंदगी बादशाह ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम तमाम को ये अहद करना चाहिए कि नमाजों की पाबंदी की जाएगी। कोई भी शख्स इल्म ओहदे के एतबार से तकब्बुर ना रखे, क्योंकि तकब्बुर कामयाबी की दलील नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अव्वलन आप तमाम आलम इस्लाम को हम गुनाहगार बंदों की जानिब से शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज रब्बुल आलमीन का हम पर करम रहा कि हम उसके घर मस्जिद अलमास चादर घाट में आए और सरकार दो आलम ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वाक़यात को हमने सुना और समझने की कोशिश की। और अल्लाह का ये भी करम रहा कि हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग हम तमाम के दरमियान शामिल हाल रहे। और ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि हमारे दरमियान अबुल फ़तह सैयद बंदगी बादशाह साहब, जो कि चेयरमैन हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद रहे। उनकी सरपरस्ती में
आखिर ने कुछ कहने सुनने की सआदत हासिल की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तौफीक मरहमत फरमाई कि हम मस्जिद में आए और मुख्तलिफ दावियों से सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को सुना। कौन लोग शिरकत किए? जी बंदे अली साहब के अलावा जी बंदगी जी अलमदार और तमाम मुसल्लियान जी महल्ले के तमाम तीन मुसल्लियान जो हमेशा जो आते हैं वो कारपोरेटर साहब कॉर्पोरेटर साहब वगैरह भी वगैरह सब मस्जिद में मौजूद रहे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हजरत के खतीब साहब क़िबला के बयान से काफी लोग मुतारिफ है, दूर से भी आके मस्जिद अलमास में नमाज पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा तोहफा जो आज की रात देना है वो ये है कि आज प्लेज कर लें कि जो है नमाज की पाबंदी, यही तोहफा मिला है। तो इसके जो है नौजवान जो है जैसा कि कहा कि गैजेट्स को छोड़ रहे नहीं है फ़ोन को, तो इसको इस्तेमाल करें मुताले के लिए, कुरान की तरह उसके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है दुरूद पाक का नजराना, कसरत से दुरूद पढ़ें। और सबसे बड़ी अहम चीज़ वो याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह सुब्हाना ताला को जो तोहफा पेश किया था वो इज़्ज़ो इंतसारी का था। तो वो इज़्ज़ो इंतसारी हम में आए। कोई शख्स किसी इल्म के एतबार से, ओहदे के एतबार से तकब्बुर रखने के वो नहीं हो सकता। तकब्बुर कोई वो चीज़ नहीं है, कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी की दलील वो है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह सुब्हाना तआला के ने जो तोहफा पेश किया वो था इज़्ज़ो इंतसारी का। अल्लाह हम सबको तौफीक फरमा इज़्ज़ो इंतसारी पर चलने की। या आखिर दाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के किसान मुल्क के लिए मिसाली हैं। मेदक ज़िले के मनोहराबाद में ज़राई आलात की तैयारी के यूनिट का उन्होंने तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर यूनिट के ज़िम्मेदारों ने उन्हें यूनिट का मुआयना करवाया और तफसीलात से वाकिफ़ियत करवाई। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि ज़राअत की तरक्की के इक़दामात रियासत में किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट के सिलसिले में रायदुर्ग से नानकरामगुड़ा जंक्शन तक तकनीकी तौर पर चैलेंज से भरे स्ट्रेच का तज्जिया मेट्रो रेल के आला अहदेदारों ने किया। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने सीनियर इंजीनियर्स के साथ इस इलाके का तफसीली तौर पर दौरा किया। उन्होंने इंजीनियर्स से राय हासिल की। इस दौरे के दौरान बाज़ अहम चैलेंजेस के सिलसिले में भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। गदवाल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा कल शब जिले के बाईरामपुर देहात के हदूद में उस वक्त पेश आया जब मुर्गियों के लोड के साथ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी बाइक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त शेखर, साई और रफ़ी के तौर पर की गई है, जो जिले के कोरीपाडू गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब स्कैम मामले में पूछताछ के लिए हाजिर होने के सिलसिले में CBI से वक्त मांगा है। सिसोदिया को इस मामले में पूछताछ के लिए इतवार को तलब किया गया था। तहकीकाती एजेंसी ने 3 माह पहले इस मामले के सिलसिले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद उन्हें आज पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई थी। सिसोदिया ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर पूछताछ के लिए वो दस्तयाब हो जाएंगे। हुक्मरान जमात BRS के सिकंदराबाद कंटोनमेंट MLA सयाना 72 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सयाना कुछ अरसे से दिल और गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे और गुज़िश्ता रोज दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आज दोपहर उन्होंने आखिरी सांस ली। सयाना की नाश को अस्पताल से उनकी रिहाइशगाह लाया गया है। सयाना तवील अरसे तक TDP से ही वाबस्ता रहे। उन्हें 5 मरतबा रुकने असम्बली मुंतखब होने का एजाज़ हासिल है। सन 1994, 1999, 2004 में लगातार जीतने के बाद साल 2009 में उन्हें शिकस्त का सामना रहा। साल 2014 में वो TDP से ही कामयाब हुए और फिर भारत राष्ट्रीय समिति में शामिल हो गए। साल 2018 में उन्होंने BRS के टिकट पर मुकाबला किया और जीत हासिल की। वो हुदा के डायरेक्टर भी रहे। BRS सरबराह KCR ने सयाना के अचानक गुजर जाने पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उनके साथ तवील रफाकत को याद किया। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारक रामाराव, असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास, वज़ीर सेहत हरीश राव व दीगर वुज़रा ने भी उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया।
रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद एमएलए शंकर नायक पर नामुनासिब तबसरा करने पर वाईएस शर्मिला पर तनकीदें की हैं। वाईएस शर्मिला ने महबूबाबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए शंकर नायक पर बदउनवानी के इल्जामात लगाए थे, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है। सत्यवती राठौर ने 2 बार रुकने असम्बली और 1 बार रुकने पार्लिमान मुंतखब होने वाले बीआरएस एमएलए शंकर नायक पर लगाए गए इल्जामात को गैर दुरुस्त करार दिया और वाईएस शर्मिला से सवाल किया है कि तेलंगाना की मुखालिफत करने वाले किस तरह से तेलंगाना में पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने वायसर खानदान पर कांग्रेस पार्टी के जरिए करोड़ों रुपए कमाते हुए नई पार्टी कायम करने और कांग्रेस पार्टी को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। रियासती वजीर ने वाईएस शर्मिला को इंतबाह दिया है कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी तबसरा करने से गुरेज करें। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने छत्रपति शिवाजी की यौम पैदाइश पर उन्हें याद करते हुए उनकी हुक्मरानी को मिसाली हुक्मरानी करार दिया है। सिकंदराबाद पार्लिमानी हदूद, अंबरपेट व दीगर इलाकों में छत्रपति शिवाजी जयंती तकरीबात का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर ने जयंती तकरीबात में शिरकत करते हुए उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया और कहा कि छत्रपति शिवाजी ने अपनी जहानत और इल्म के बलबूते पर हिंदू सल्तनत कायम की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासत महाराष्ट्र में शिवाजी खेलों की बहाली के लिए फंड्स मख्तस करने का हुक्म दिया है। इस मौके पर उन्होंने कौम को शिवाजी जयंती की मुबारकबाद भी पेश की। ఈరోజు వారి జయంతి ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించుకుంటున్నారు। ఈ ఉత్సవాలు ముఖ్యంగా యువకులు ముందుకొచ్చి చాలా పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు। అందులో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ తెలుగు రాష్ట్రాలలో కానీ అనేక వేలాది గ్రామాలలో పట్టణాలలోని వేలాది బస్తీలలో కాలనీలలో కూడా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। మనకందరికీ तर्जुमान एमबीटी अमजदुल्ला खान खालिद मेदक पुलिस के जुल्म व तशद्दुद के सबब फौत होने वाले मरहूम खदीर खान के खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए इस वाक़े की सीबीआई या फिर अदालती तहकीकात करवाने की मांग की है। मेदक पुलिस की जानिब से 4 दिनों तक तहवील में रखकर टॉर्चर किए जाने वाले अब्दुल खदीर खान का इंतकाल हो चुका है और उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जा चुकी हैं। पुलिस की बर्बरीत के खिलाफ मुसलमानों में गम की लहर दौड़ी हुई है। ताहम अफसोस के अक़लियती कायदीन यहाँ तक के सेक्युलर पार्टी बीआरएस के रुकने असम्बली की जानिब से मरहूम के अफराद खानदान से ताज़ियत नहीं की गई, न ही खाती पुलिस अफसरान को मअतल किया गया है। मजलिस बचाओ तहरीक के कायद अमजदुल्ला खान ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इस केस का इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये है कि मेदक एसपी रोहिणी प्रियादर्शनी ने केस के हक़ाइक़ जाने बिना ही अपने मातहतों को क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने ना तो अस्पताल का दौरा किया और ना ही मुतासरा खानदान से मुलाकात की। एमबीटी रहनुमा ने बताया कि सैकड़ों फोन कॉल्स के बावजूद एसपी ने फोन पर रब्त नहीं किया। उनका कहना है कि ट्विटर पर मुत्तहिक रहने वाले वजीर बल्दी नज़्म नज़ के तारक रामाराव ने इस वाक़े की मजम्मत नहीं की। मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाली वाहिद जमात के कायदीन की खामोशी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। एमबीटी रहनुमा ने जोर दिया है कि सीबीआई या हाई कोर्ट जज की तहकीकात से ही पुलिस तशद्दुद की हकीकत का पता चल सकता है, वरना ये मामला भी एक तारीख बनकर रह जाएगा। मोहम्मद खदीर खान की मौत के जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स प्रशांत और पवन की दफा 302 के तहत गिरफ्तारी अमल में लाने और उन्हें ओहदे से बर्खास्त करने की एमबीटी रहनुमा ने मांग की है। कि तेलंगाना स्टेट में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें मोहम्मद खदीर खान 35 साल एक शख्स को जो है पुलिस के टॉर्चर की वजह से 2 दिन कबल उसका इंतकाल हो गया। इशू यह है कि मोहम्मद खदीर खान 35 साल एक शख्स जिसको 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है, मेदक तेलंगाना में एक मेदक इलाके का रहने वाला था। उसको जो है एक चोरी के सस्पेक्ट में मोहम्मद खदीर खान पिछले 4-5 साल से हैदराबाद के एक शहर हुसैनी आलम में रहकर यहाँ पर जो है एक किसी होटल में काम कर रहा था। तो उसको जो है मेदक के एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जिनका नाम पी राजेश है और 2 कांस्टेबल्स प्रशांत और पवन हैं और कुछ उसके अंदर है कोई आईडी पार्टी के कुछ लोग हैं, मेदक से आते हैं यहाँ पर, उसको हुसैनी आलम से उठाते हैं और बग़ैर किसी इत्तला के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन को, जबकि क़ानूनन यह है कि अगर जिसको भी उठाया जा रहा है उसके कंसर्न पुलिस स्टेशन में
वो उसको इतला करना चाहिए, लेकिन मेदक पुलिस हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन को बगैर इतला के इसको उठाकर 29 जनवरी 2023 के दिन इसको लेकर चले गई। 5 दिन तक मेदक पुलिस स्टेशन में रख के उसको इंट्रागेशन करे, 3rd डिग्री दिए, उसको इलेक्ट्रिक के शॉक्स दिए, उसको मुसल चढ़ाए, उसके तलवों को टायर की चप्पल से मारे। ये 5 दिन तक रोजाना उसकी अहलिया और उसके बच्चे पुलिस स्टेशन में जाते रहे और उसके कोई बहन भाई है वहां पर पुलिस स्टेशन को जाते रहे। वहाँ का जो सर्कल इंस्पेक्टर है उस तक बात गई और वहाँ के डीएसपी तक गई बात। वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है रोशनी प्रियादर्शनी आईपीएस है, एक लेडी ऑफिसर है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक डिस्ट्रिक्ट। ये तमाम 5 दिन तक इसकी अहलिया और इसका बहन भाई सब कने गए, लेकिन किसी ने इनकी मदद को नहीं आया। जब ये ज्यादा जख्मी हो गया तो इसको लाके हाउस अरेस्ट करे, इसके घर में रख के बाहर जो है पुलिस में वहाँ पर 3 दिन तक उसको वहाँ पर रखे और बाहर कुछ जवानों को रखे। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो ये किया कि घर में से भाग के वहाँ पर कोई हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेदक के कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ पर डॉक्टर्स मोहम्मद खदीर खान को देखने के बाद में ये बोले कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है और इसको क्योंकि यूरिन से ब्लड आ रहा था, इसको किडनीज भी इफेक्ट हो गए पुलिस के टॉर्चर की वजह से। वहाँ के कोई लोकल एक जर्नलिस्ट है हमारे उर्दू पेपर के, उन्होंने मेरे को तकरीबन 7 तारीख के दिन रात में या 8 के दिन मेरा जहाँ तक ख्याल है मुझे इत्तला किए, तो मैं ये बोला कि उसकी वाइफ की तरफ से या उसकी तरफ से कंप्लेंट और वीडियो मैसेज बनाकर मुझे भेजें। तो खुद मोहम्मद खदीर खान का स्टेटमेंट और उसकी वाइफ का स्टेटमेंट मेरे को भेजा गया। तो मैं जो है 9 तारीख के दिन मैं इसको ट्वीट किया, 9 फरवरी के दिन इसको मैं ट्वीट किया KTR साहब को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार साहब को, महमूद अली साहब को टैग करते हुए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट SP को मैं ट्वीट करने के बाद में, क्योंकि मैं उस दिन खम्मम में था, खम्मम से वापस आते वक्त मैं ट्वीट किया। 9 तारीख से लेकर कल रात में 10 बजे तक कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया जो मैं हमारे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहिणी प्रियादर्शनी IPS मैडम को रोजाना दिन में 3-4 वक्त कॉल कर रहा था। मेरे दोनों नंबरों से 9246529800 9000699800 से मुसलसल कॉल कर रहा था कि आखिर ये वाकया है क्या बात करने के लिए, लेकिन मैडम नेवर रेस्पॉन्डेड टू माय कॉल्स, नेवर। मैं वहाँ के कलेक्टर को भी, लेडी है शायद, उनको भी कॉल करने की कोशिश करा, उन्होंने भी रेस्पॉन्ड नहीं किए। वहाँ की MLA है श्रीमती पद्मा देवेंद्र रेड्डी, TRS की MLA है और साबिका डिप्टी स्पीकर भी है, उनको भी कॉल किया, वॉइस मैसेजेस छोड़ा, SMS छोड़ा उनको, लेकिन वो भी कभी रेस्पॉन्ड नहीं किए। खैर बहरहाल मैं ट्वीट करने के बाद में मेदक पुलिस आनंद फानंद में ये मेडचल रोड पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है लिनोवा हॉस्पिटल, उसमें लाके मोहम्मद खदीर खान को एडमिट कराए। तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला, क्योंकि वो एक छोटा नर्सिंग होम था, वहाँ पर वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था और इसकी स्पाइनल कॉर्ड में 3 जगह फ्रैक्चर आया। ये जो मुसल चढ़ाते ना, ये आदमी के ऊपर 3-4 पुलिस वाले बैठ जाते, पैरों के बीच में मुसल देने से इसकी स्पाइनल कॉर्ड में 3 जगह ब्रेकिंग आया और जो इसको होंदा लिटा के इसके बटक्स पे मारे और इसके पैरों पे मारे और इसके तलवे पे जो टायर की चप्पल से मारने की वजह से इसके किडनीज डैमेज हो गए इसके। तो वहाँ पर 2 दिन रखे। लास्ट संडे मैं समझता हूँ कि 14 या 15 तारीख के दिन इसको गांधी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे एडमिट करे। मुसलसल एक मेदक की टीम, एक पुलिस वालों की टीम घेरी हुई थी इसको, हॉस्पिटल में भी किसी से मिलने नहीं दे रहे थे, कोई प्रेस वालों की इसके करीब जाने नहीं दे रहे थे। और बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा वाकया हुआ, सारे तेलुगु पेपर्स में आया, उर्दू पेपर्स में आया, तो हमारे मैडम रोहिणी प्रियादर्शनी विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन अपने सबऑर्डिनेट SI को और कांस्टेबल्स को क्लीन चिट दे दिए। मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, क्रॉनिकल की कटिंग है, जिसके अंदर उनका स्टेटमेंट है कि ऐसा कोई टॉर्चर नहीं किया गया और
हम उसको सुबह लाए और शाम में छोड़ दिए। उमन तो ऐसा होता है कि कोई पुलिस टॉर्चर का केस आता तो जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ये बात जाती तो वो लोग ये करते कि एक इंक्वायरी डालते या पर्सनली जाके फैमिली से मिलते या पर्सनली बुला के फैमिली से मिलते। उन्हें 9 तारीख से लेकर 16 फरवरी तक, 9 फरवरी से 16 फरवरी तक हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहा। कभी भी रोहिणी प्रियादर्शनी IPS सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक मर्तबा भी आकर उसकी फैमिली से मिलना गवारा नहीं किए। क्यों नहीं मिले आप बताइए? आपके दिल में चोर था इसलिए आप आके नहीं मिले। आपको मालूम था कि आपकी पुलिस गलती की है, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को बचाने के लिए आप उससे नहीं मिले। कम से कम उसकी अहलिया से मिलना था। आप एक लेडी ऑफिसर है। वायएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने BRS कायदीन पर उनकी पदयात्रा को रोकने के लिए साजिशें रचने का इल्जाम लगाया। प्रजा प्रस्थाना यात्रा कर रही YS शर्मिला को पुलिस ने MLA शंकर नायक के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करने के इल्जाम में जिले महबूबाबाद में गिरफ्तार किया है और उन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। पार्टी के दफ्तर के बाहर सहाफियों से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि नरसमपेट में जिस तरह से उन पर हमला किया गया था, उनकी बस को जलाया गया था, इस बार भी इसी तरह की हरकत को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि जानबूझकर अमन अमान BRS के गुंडों ने बिगाड़ने की कोशिश की और इसका सारा इल्जाम उन पर लगा दिया। YS शर्मिला ने कहा कि BRS सरबराह YSR TP को हिमायत मिलने से खौफजदा हैं और यही वजह है कि वो उनकी पदयात्रा को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या उन्हें इजहार ख्याल का हक हासिल नहीं है। वज़ीर आला KCR के तमाम वादों को दोहराते हुए शर्मिला ने कहा कि KCR हुकूमत ने अवाम से किए गए कोई भी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर शदीद बरहमी जताते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में खवातीन का कोई एहतराम नहीं किया जाता। उन्होंने KCR को एक डिक्टेटर कहा है। They attacked me in Narsampet, burnt my bus, caused a havoc, hit our people, destroyed our vehicles, created a law and order problem, arrested me and brought to Hyderabad. The same thing repeated today, except that it was geographically a different location. I don't see any difference at all. The same thing happened because a law and order problem was deliberately created by the BRS party Gundas again. The flexis were burnt again. The tires were burnt again. My ambulance was destroyed. My escort vehicle was destroyed. Hundreds of BRS Gundas were brought in by the MLA's wife herself being on the scene. And this law and order problem was created by them, and then the blame was put on me, and then I was arrested again and brought to Hyderabad. The whole reason all this happened is that KCR is actually afraid of YSR Telangana party. KCR fears Sharmila. That is the only reason KCR has been trying to foil this Padayatra since we crossed the 3000 milestone. I need to mention here about the insults that were hurled at me by this MLA Shankar Nayak and his goons. This own Shankar Nayak, apart from the other BRS party calling me other names, like one guy called me Sali, another guy called me someone who does vratas on a Tuesday, another lady itself called me Shikandi, and this MLA calls me a eunuch. So I, as a woman, don't I have the fundamental right to react to that? Don't I have the freedom of speech to react, to say anything to that? And the only thing I asked was, if I am a eunuch, then what are you? You did not keep one promise made to the people of Telangana. Loan waivers was your promise. Interest-free loans to women was your promise. Jobs per house was your promise. A house for every poor family was your promise. Pensions at the age of 57 was your promise. This KCR's government was not able to fulfill one promise it gave to the people of Telangana. And if you were not able to fulfill one promise, how are you not the eunuchs is what I question. And for that an SC/ST atrocity case is filed upon me. How fair is this? There is no respect for women in Telangana. All the women should rise up against this insults hurled at a woman who is today standing for the rights of the people of Telangana.
who is today fighting in the hot sun on a Padayatra. 3,800 kilometers I have completed, fighting for the cause of the people. And this is the reward I get. All the insults, all the time. Ma'am, last time in Natsampeta also, after Natsampeta incident, you've seen how you had to approach the High Court again and start all over again with your Padayatra. Now likely your Padayatra has been put on stop as well. What is going to be your next move of action? What do you want to say to KCR? I want to say to KCR that he is the dictator. He is a tyrant. There is no Indian constitution in Telangana. There is only the KCR's constitution. This place is the Afghanistan of India. Telangana is the Afghanistan of India and KCR is its Taliban. That's what this is. That's what is happening in the state of Telangana. So as usual, KCR doesn't understand democratic language. So I probably will have to approach the court again. We'll have to get a fresh permission again in order for this thick-minded KCR to understand what the court is. Before you started your Padayatra, now you had approached, you asked for a meeting with the governor, Dr. Tamilisai Soundarajan. Do you think this will, validate for you to yet again ask for a meeting with the Why not? Thank you. Yes, maybe I will meet the governor. Maybe I will meet somebody even higher up. Yes, thank you. Okay, ma. Thank you. दिल्ली वक्फ बोर्ड की लापरवाही और मरकजी हुकूमत से मिली भगत के सबब खरबों रुपये की 123 वक्फ इमलाक मरकजी हुकूमत ने अपने कब्जे में ले ली है। मरकजी हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 जायदादों पर कब्जा करने का फैसला कर लिया है, जिनमें मसाजिद, दरगाहें और कब्रस्तान शामिल है। लैंड एंड डेवलपर ऑफिस से बताया गया है कि मतरूका वक्फ इमलाक के मामले पर साबिक जस्टिस SP गुर्ग की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से उन्हें कोई नुमाइंदगी या एतराज़ मौसूल नहीं हुआ। आपको बता दें कि बोर्ड LNDO के मुताबिक ये कमेटी हुकूमत हिंद ने दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर ही तश्कील दी थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड की लापरवाही के सबब 123 इमलाक मुसलमानों के हाथ से निकल चुकी हैं और ये समझा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने और मुसलमानों को धोखा देने के मकसद से कोई एतराज़ नहीं किया, न ही कोई दिलचस्पी दिखाई। अब 123 अमलाक हुकूमत के कब्जे में चली जाएंगी। वकील मसरूर अहमद सिद्दीकी ने इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए तफसीलात बताई हैं। ये आर्कोलॉजिकल वाले मस्जिद सुहेल वाली में से ज़बरदस्ती वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ, ये मस्जिद वक्फ बोर्ड की है और हाई कोर्ट का आदेश है कि कोई मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा। उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस बल का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हमारे साथ मस्जिद में जो है कि जुल्म ज़्यादती हो रही है, अंधाधुंध जुल्म ज़्यादती हो रही है। यहाँ पुलिस बल का प्रयोग करके है नहीं, हमारे साथ में आर्कोलॉजिकल का ये ऑफिसर है, ये सामने खड़े, ये कह रहे हैं कि हम किसी चीज़ को नहीं मानते। हम कह रहे आर्डर दिखाओ, में हाई कोर्ट का आर्डर दिखाओ, ना कोर्ट का आर्डर दिखा रहे। ये साहब हैं, ये न कोर्ट को मान रहे हैं, न किसी रिन्यू डिपार्टमेंट को, और ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद हमारी है और ज़बरदस्ती वक्फ बोर्ड के बोर्ड हटा दिया, उसको तोड़ दिया गया। आदाब साथियों, मैं मसरूर हसन सिद्दीकी, एडवोकेट, प्रेसिडेंट वक्फ प्रोटेक्शन डेवलपमेंट यूनिट आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोगों को अभी सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम हो ही गया होगा कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट का जो डी नोटिफिकेशन का ऑर्डर था तो उसको उन्होंने वापस ले लिया है और एक लेटर जो 8 फरवरी 2023 का है उसके ज़रिए वक्फ बोर्ड को भी मुत्तला कर दिया है कि वो उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए। वो हर जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा है और उसका इंतज़ाम और कंट्रोल अब गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जिसमें से 62 प्रॉपर्टीज़ DDA के अंडर में रहेंगी और 61 प्रॉपर्टीज़ जो है LNDO के अंडर में रहेंगी। तो मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की कथनी और करनी में क्या अंतर है वो बताना चाहता हूँ। वो ये कहते थे कि उनके दौर इख्तिदार में वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में केसेस की बहुत अच्छी पैरवी करी है, उन्होंने बहुत मजबूत वकीलों का पैनल खड़ा किया हुआ है, जिससे वक्फ बोर्ड एक भी मुकदमा नहीं आ रहा है। अरे आप एक मुकदमे की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आपने अपनी लापरवाही और अदम दिलचस्पी की वजह से, अदम तवज्जुही की वजह से आपने ये किया कि 123 जो बेशकीमती प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी वैल्यू अरबों में नहीं खरबों रुपए में है, दिल्ली की बहुत प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे वो प्रॉपर्टी थी, प्राइम लोकेशन पे थी, आपने उन प्रॉपर्टीज़ को थाली में सजा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस दे दिया।
जो कांग्रेस गवर्नमेंट 2014 में आपको देना चाहती थी और मामला इल्तवा में था, कोर्ट केसेस चल रहे थे, आपने उन्हें थाली में सजा के दे दिया। ये आपकी अपनी मर्जी से हुआ या आपके आकाओं की आम आदमी पार्टी की मर्जी से हुआ, बहरहाल जो भी हुआ आम आदमी पार्टी के दौर इख्तिदार में हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई पार्टी साबित हुई है तो वो आम आदमी पार्टी हुई है, जिन्होंने ऐसी बेशकीमती 123 प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। उसके लिए जो अपना मौक़िफ़ रखना था कमेटी के सामने, आपने मौक़िफ़ नहीं रखा और आज उसका नतीजा ये हुआ कि वो 123 प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के पास वापस चली गई हैं। वक्फ बोर्ड का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है और जो उन्होंने नोटिस लगाने की बात करी थी, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे नोटिस लगाने शुरू भी कर दिए हैं, चाहे कब्रस्तान हो, मस्जिद हो और प्रॉपर्टीज़ हो। ऐसी जो भी 123 प्रॉपर्टीज़ में आएंगी उन सब के ऊपर उन्होंने नोटिस लगा दिया है कि अब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उस पर वक्फ बोर्ड का किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और मुसलमानों को पहुँचाया है तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने पहुँचाया है। ये उनकी जिम्मेदारी थी और उनकी कोताही की वजह से ये हुआ है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।